नैनीताल में नगर निगम गौशाला में गौ पूजन एवं विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, साथ ही वहीं मंच से संबोधित भी किया। जनपद के प्रभारी हमारे बाजपुर क्षेत्र के विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हमारे वरिष्ठ नेता भाई राजेश कुमार जी, सामने हमारे बैठी हुई हमारी दीदी ममता पलड़िया जी, और इधर यहाँ आते ही एक अलग प्रकार का उल्लास, उमंग, जो भक्तों का पूज्य गोपीनाथ महाराज जी, जिनके परम सानिध्य में यहाँ पर सुंदर भजनों की प्रस्तुति भी यहाँ पर हो रही है। मंच पर उपस्थित हमारे कुमाऊं क्षेत्र के कमिश्नर और मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव के नाते भी उनका दायित्व है, श्री दीपक रावत जी, आईजी रिदेम जी, यहाँ की जिलाधिकारी वंदना जी, एसएसपी श्री प्रहलाद जी, और हमारे सभी अधिकारीगण, सभी रंजन बरगली जी समेत अनेक, हमारे दीप कोश्यारी जी जो बाद में आए अभी, और सामने बैठे हुए बहुत सारे हमारे बेलवाल जी से लेकर मैं अनेक, मोहन भाई से लेकर हमारे राजौर जी से लेकर अनेक लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबका नाम लेना केवल औपचारिकता है, इसलिए जैसा माननीय भट्ट जी कहते थे शुरू से जब हम छोटे थे, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी यहाँ उपस्थित हमारे भाइयों एवं बहनों, बड़ी संख्या में हमारी दुग्ध उत्पादक भाई एवं बहन यहाँ आए हुए। मैं हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, नौजवान, युवा, सबका मैं इस भीषण तपती हुई दोपहरी में आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं आप सबका मुख्य सेवक उत्तराखंड के नाते आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आप सब लोगों ने मेरा बहुत स्वागत किया। जब मैं यहाँ आ रहा था, हमारी बहनों ने तिलक लगाया और माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, नौजवान युवाओं ने साथ में नारे लगाए। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे इस जनपद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 126 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज के इस अवसर पर हम शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, सिंचाई, सीवरेज, सौंदर्यीकरण एवं नगर विकास की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही बहुत जो शानदार काम हुआ है यहाँ पर, और जिसके पुण्य के हम सब थोड़े थोड़े अंश के भागी बनेंगे, क्योंकि गौ माताओं के लिए, निराक्षित गौवंश के संरक्षण के लिए आज हम सब ने यहाँ पर मिलकर गौशाला का लोकार्पण भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं न केवल क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही इस क्षेत्र की विकास की गति को और तेजी प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में गौ माता को सर्वदेवमयी, अर्थात जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है, ऐसा कहा गया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन हेतु बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपने टेलीविजन पर देखा हो या सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, कि वो स्वयं भी प्रधानमंत्री आवास में गौ सेवा को उन्होंने अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया हुआ है। और मैं भी प्रतिदिन प्रातःकाल सबसे पहले गौ माता की सेवा करने का प्रयास करता हूं। विपक्ष के कुछ लोग गौ सेवा करने पर हमारा मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकते, पर जिन लोगों ने जीवन भर प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया हो और अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में अनेक बाधाएं उत्पन्न की हों, राम सेतु को जिन्होंने काल्पनिक बताया हो,
सनातन धर्म को गालियां दी, उनके लिए गौ माता के सम्मान की अपेक्षा भी उनसे नहीं की जा सकती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में गौ हत्या पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कठोर गौ संरक्षण कानून बनाया है। राज्य में गौ माता का शोषण अथवा गौ हत्या जैसे घृणित अपराध को किसी भी सूरत में देवभूमि उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौकशी करने वाले जिहादियों को ऐसा दंड दिया जाएगा कि उनकी 7 पीढ़ियां भी कभी ऐसा कृत्य करने की कल्पना तक नहीं कर पाएंगी। आज वर्तमान समय में कृषि में आए बदलाव के कारण निराश्रित गौवंश की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। जहां हम देखते हैं वहां पूरा शहर, अभी गाड़ी में आ रहे थे तो बंशीधर भगत जी कह रहे थे हमसे कि पूरे शहर में गौ माताएं हैं, और जिस कारण से गौवंश के संरक्षण का काम बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ है। परंतु सामूहिक प्रयासों से हम लोग इस चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, हमारी मान्यता बढ़ रही है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो। भारत प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान बना रहा है। आज जो दुश्मन हमको आंखें दिखाया करते थे, वो बचने के लिए दुनिया भर के देशों की गुहार लगाते फिर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय वह भी था जब भारत का कोई भी बड़ा शहर आतंकवादी हमलों से सुरक्षित नहीं था, परंतु उस समय की सरकारों में उस प्रकार का साहस और उस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। वे आतंकवादियों और उनके सुरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते थे। वे केवल आतंकवाद की निंदा करते थे, पाकिस्तान को कोस कर चुप बैठ जाया करते थे। यहां तक कि उस समय लोग आतंक फैलाने वालों को, जिनको फांसी की माफी कराने तक की गुहार लगाया करते थे, और उन्हें प्रधानमंत्री आवास में, अगर आप सबको स्मरण होगा, तो प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर उनको खीर खिलाई जाती थी। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था, और लेकिन आज दुश्मन के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल दौरे के दौरान प्रातःकाल साफ सफाई व पौधारोपण कर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। वहीं इस मौके पर छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भेंट कर उनसे सरकार के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। साथ ही उनसे स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और विकास से जुड़े विषयों पर सुझाव भी दिए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देवभूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड
उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेंगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबर की। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी स्थित प्रसिद्ध कालू सिद्ध मंदिर में आयोजित भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर भक्तों से भरा रहा और धार्मिक उत्साह का वातावरण देखने को मिला। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक स्थलों का विकास और संरक्षण हमारी सांस्कृतिक विरासत को मजबूती देता है। साथ ही उन्होंने आयोजित समिति को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी। सीएम धामी ने की शांति की कामना आयोजितों को। तो वह हरिद्वार में ईद उल अज़हा के बकरीद की नमाज शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सकुशल अदा की गई। वहीं मस्जिदों में और ईदगाहों में भाईचारे का संदेश देखने को मिला। पुलिस ने हर जगह सख्त निगरानी रखी और चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की गई। उलेमा और मौलवियों ने आपसी सौहार्द और देश की तरक्की के लिए दुआ की। वहीं कुर्बानी को लेकर लोगों से प्रतिबद्ध जानवरों से बचने और सोशल मीडिया पर फोटो न डालने की अपील की गई। वहीं गली मोहल्ले में शांतिपूर्ण माहौल बना रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। तो वही खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सबीन बंसल ने उत्कृष्ट योगदान देने वाले फ्रंट लाइन वॉरियर्स, आशा कार्यकर्ताओं, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स को सम्मानित किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स के कार्यों की सराहना की। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य के अग्रणी अल में आशाओं के कार्यों की प्रशंसा करते हुए फील्ड में 100% योगदान की अपेक्षा की। साथ ही स्वास्थ्य के अग्रणी उल में संघ डीएम संवाद कारगर साबित हो रहा है। साथ ही डीएम ने आशाओं को सौगात संघ अधिकार व जिम्मेदारी भी दी है। अब आशाएं डेंगू फील्ड वॉलंटियर्स के कार्यों को स्थापित भी कर रही हैं। साथ ही समग्र पूर्ण से जिला प्रशासन की सूझबूझ से जलनीत रोग व डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा आदि के प्रभावी सर्वे हेतु फील्ड स्टाफ को सक्रिय रखा गया। नगर निगम एनएचएम जिला प्रशासन के तहत दी जा रही अतिरिक्त धनराशि मिलाकर अब आशाओं को 4,500 रुपए सर्वे कार्यों के लिए मिल रहे हैं और अच्छा कार्य करने वाली आशाओं को 1,555 अलग से जिला प्रशासन की ओर से दिए जा रहे हैं। इसमें आपको बताते चले कि इसमें संख्या की बाध्यता नहीं है और जो आशाएं अच्छा कार्य करेंगी उनको सभी 1,555 अतिरिक्त धनराशि जिला प्रशासन की ओर से दी जाएंगी। तो वहीं हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में नकली और नारकोटिक दवाओं के निर्माण की सूचना पर एनसीबी और ड्रग विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी की। एक खंडहरनुमा मकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि यह कार्यवाही दिल्ली की एनसीबी की जांच के बाद संभव हुई।
तो वहीं मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर एनसीबी टीम के तहत दिल्ली ले जाया गया, जहां विभिन्न प्रकार की दवाओं के सैंपल जांच कर भेजे जा रहे हैं। साथ ही रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। कल देर रात्रि एक्चुअली हमें एक सूचना मिली थी कि किसी के द्वारा जो है रात को सिद्धपुर थाना क्षेत्र में कुछ दवाइयां बनाई जा रही दूसरे की कंपनियों की। तो एनसीबी की टीम भी यहाँ आई हुई थी। एक्चुअली उनका एक केस दर्ज हुआ था दिल्ली में, उसी के रिगार्डिंग जो उनका मुलजिम था उसके द्वारा एक मुलजिम यहाँ पर भी था, उसका नाम लिया गया था। और इसी के क्रम में हम लोग वहाँ पे गए तो उसके द्वारा जो है एक सुनील कुमार वर्मा करके एक व्यक्ति है, उसके द्वारा एक खंडहर सा एक मकान है सिक्किम में, वहाँ पे जो है एक रूम है, उसके अंदर मशीनें लगा करके कुछ दवाइयां बनाई जा रही थी। इससे पहले उसका एक लॉन लाइसेंस था, जो है सिरिनमो यहाँ पर लाइसेंसी फर्म है, उसके यहाँ पे इसका जो है लॉन लाइसेंस था और उसी के यहाँ की जो दवाइयां वहां पर बनती थी वो दवाइयां उसके द्वारा बनाई जा रही थी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड में जीएसटी के तहत एक ई पोर्टल विकसित किया गया है जो व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने, चालान बनाने और भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जीएसटी ने विभिन्न करों जैसे बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को एकीकृत किया है। इससे राज्य और केंद्रीय स्तर पर एक समान कर प्रणाली बनी है जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए सरल और पारदर्शी है। जीएसटी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में इस प्रणाली को लागू करके उत्तर भारत का पहला राज्य बनकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह प्रणाली फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के जरिए जीएसटी पंजीकरण में उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करती है। जीएसटी की मदद से पूरे देश में एकल बाजार का निर्माण हुआ है। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। राज्य स्तर पर उत्पादों पर अलग अलग कर नहीं होने से व्यापारियों को अपनी वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट नहीं आती। वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट लगभग 4500 करोड़ रुपए था। 2024-25 में ये बजट बढ़कर 94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 24 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था 24 गुना बढ़ी, जिससे उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक प्रगति हुई है। वर्ष 2000 में राज्य की अर्थव्यवस्था 14,501 करोड़ रुपए की थी, जो 2023-24 में बढ़कर 3,46,000 करोड़ रुपए हो गई है। राज्य का कुल राजस्व संग्रह 233 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 10,812 करोड़ हो गया है। जीएसटी के तहत व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। इससे व्यापारियों को कर के बोझ को कम करने में मदद मिलती है। राज्य के प्रमुख शहरों देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी जिलों में 5-5 जीएसटी सुविधा केंद्र बनाए गए, जो छोटे और मध्यम व्यवसायों को जीएसटी प्रक्रियाओं में मदद करेंगे। प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि से राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सभी हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ई गवर्नेंस ने जीएसटी और अन्य आर्थिक सुविधाओं को सुगम बनाया है। एक देश, एक टैक्स। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं देहरादून में भारत सरकार के संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग के तहत उत्तर भारत के 7 राज्यों में क्षेत्रीय राजस्व समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डिजिटल संचार आयोग के वित्त सदस्य मनीष सिन्हा ने की। बैठक में दूरसंचार सेवाओं से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई और विभागीय राजस्व की जानकारी साझा की गई।
वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 3.3 लाख करोड़ AGR रिपोर्ट किया गया है, जिसमें सरकार को 25,960 करोड़ स्पेक्ट्रम शुल्क और 4,270 करोड़ लाइसेंस शुल्क प्राप्त हुए। वहीं मनीष सिन्हा ने बताया कि बैठक में ईज ऑफ, आपको बताते चले, ड्यूंग और पुराने लाइसेंस धारियों के लिए बेहतर एग्जिट मैनेजमेंट प्रणाली पर भी चर्चा हुई है। मेनली हम यहाँ पे है नॉर्थ जोन के जो सारे सर्कल्स हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ये सारे सर्कल्स रेवेन्यू अर्निंग है, बहुत हाई रेवेन्यू टेलीकॉम ऑपरेटर्स के थ्रू आता है। और पिछले कुछ सालों में 2021 के रिफॉर्म्स के बाद बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है टेलीकॉम सेक्टर में, और जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है 21 से, और अब वो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास नेशनल लेवल पे पहुंच रही है। तो आज का रिव्यू नॉर्दर्न जोन के लिए है कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथोडोलॉजी है, उसका जो ऑपरेशनल डिटेल्स है और उसके जो आउटकम्स हैं, वो सब हम हर सर्कल के और नॉर्थ जोन के सर्कल का परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं आज। तो वहीं प्रदेश प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी तंत्र में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह रहेगा या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि शासन व्यवस्था को पारदर्शिता और कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि सभी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। भाइयों बहनों, अभी कल ही इसी विधानसभा में, थराली विधानसभा में, एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया, और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है। और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया, तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य, उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला ये पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का जिसने टेंडर लिया है। तो वहीं उत्तरकाशी में हर साल की तरह इस वर्ष भी गंगोत्री धाम से पवित्र गंगा जल पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के लिए भरा गया। ये जल पशुपति भवन उत्तरकाशी के विशेष पूजा अर्चना के बाद शिवरात्रि के अवसर पर नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में अर्पित किया जाएगा। ये परंपरा महेंद्र महाराज के परिवार के तहत वर्षों से निभाई जा रही है। तो वहीं गंगा जल विभिन्न पड़ावों से होते हुए नेपाल पहुंचेगा, जहां इसे धार्मिक विधि विधान के साथ भगवान शिव को समर्पित किया जाएगा। दिव्य गंगा जल कलश भरा गया। इसकी मुख्य तिथि अक्षय तृतीया, धनतेरस और गंगा दशहरा होता है। और गंगा जल भर के बाद ये बाबा पशुपतिनाथ के लिए रवाना होता है। और जय दुर्गे पशुपति भवन में साल भर इसकी पूजा जय दुर्गे पशुपति भवन हिमालय में की जाती है। और साल भर उपरांत बाबा पशुपतिनाथ की महाशिवरात्रि के पहले स्नान के लिए जलाभिषेक किया जाता है। विश्व शांति के लिए, सनातन एकता के लिए और अखंडता के लिए बाबा पशुपतिनाथ में ही जलाभिषेक किया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि के लिए, सावन शिवरात्रि के लिए 12 ज्योतिर्लिंग के लिए भी जल भराया जाएगा, जो समस्त विश्व कल्याण के लिए और समस्त सनातन के लिए कल्याण के लिए और समस्त जनमानस कल्याण के लिए जल भराया गया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।